नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को छोटी दीपावली की और दीपावली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन भू संसाधन और कृषि टॉपिक। भू संसाधन और कृषि टॉपिक वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से आने की पूरी संभावना है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में केवल जो छोटे क्वेश्चन हैं वो बताऊंगा, लेकिन साथ में बड़े क्वेश्चनों को समझा दूंगा। तो 15 में छोटे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, साथ में बड़े क्वेश्चन आपको पहले बताए हुए हैं। इस टॉपिक से मैंने 15 से 10 क्वेश्चन आपको पहले बता दिए हैं, और फिर से दोबारा बता दूंगा जब 20 क्वेश्चन अलग से लेकर आऊँगा। उसमें इस टॉपिक से आने वाले जो भी महत्वपूर्ण बड़े क्वेश्चन हैं वो भी साथ में मेंशन कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी कि क्या क्या सम्मिलित होता है गैर कृषि कार्यों के अंदर। तो गैर कृषि कार्य का मतलब ये हो गया कि जिस भूमि का उपयोग आप कृषि के लिए नहीं कर रहे हैं वो किस में आ जाएगी, गैर कृषि में। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियां हो गई, सड़कें हैं, नहरें हैं, उद्योग, बाजार, दुकानें, सब चीज़ें किस में आती हैं, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंदर शामिल की जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि भू संसाधन या भूमि का जो वर्गीकरण है उसको 9 भागों में आपने बांटा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बड़े के रूप में ध्यान में रखना है, भू उपयोग वर्गीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल चना और पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाल चना या पिजन पी किसे कहते हैं या किस फसल को, तो अरहर को कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, ऋत्विक या मौसमी बेरोजगारी। पहले इसकी परिभाषा आपको ध्यान में होनी चाहिए कि मौसमी बेरोजगारी होती क्या है। तो मौसमी बेरोजगारी होती है ऋतु के अनुसार या मौसम के अनुसार बेरोजगारी। कैसे, जैसे कृषि की ऋतु अलग अलग फसल ऋतुएं होती हैं, तो बुआई के समय या कटाई के समय 1 महीने 2 महीने रोजगार मिलता है, बाकी समय में जो लोग हैं, किसान हैं, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो उसको आप क्या कहते हैं, मौसमी या ऋत्विक बेरोजगारी, यानी कि ऋतु के अनुसार। तो ये पाई जाती है सर्वाधिक कृषि के क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जलाक्रांतता से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो जलाक्रांतता क्या होती है, पहले तो ये देखो, यानी कि भूमि के अंदर जल की मात्रा अधिक हो जाना। अपनी भाषा में बोलें तो कीचड़ होता है, उसकी तरह से भूमि हो जाती है, यानी कि जल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो उससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण की समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पर फिर आप फसल उत्पादन आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां, भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन रखता है। तो ये रखता है भू राजस्व विभाग। तो भू अभिलेख संबंधी जो अभिलेख हैं, डाटा हैं, रिकॉर्ड है, वो कौन रखता है, भू राजस्व विभाग रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है, यानी कि भूमि है उसको अपनी भाषा में, जैसे कि आप लोग बोलते होंगे बेसिकली ग्रामीण भाषा में, अड़ाऊ आपा बोला, जो वो क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर आप लगातार निरंतर फसलों का उत्पादन करते रहेंगे तो इससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता है, उत्पादन क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर उस उत्पादन क्षमता को वापस बढ़ाने के लिए समय के अनुसार कुछ समय के लिए छोड़ी जाती है, क्योंकि जो खोई हुई उर्वरक क्षमता है उसको प्राकृतिक रूप से वापस प्राप्त करने के लिए भूमि को प्रति छोड़ा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कृषि फसलों की कृषि गहनता ज्ञात करने का सूत्र। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कृषि गहनता क्या होती है, यानी कि एक फसल ऋतु, इसी शस्य प्रारूप भी इसको बोलते हैं, शस्य प्रारूप। तो शस्य प्रारूप क्या होता है या कृषि गहनता क्या होती है, तो एक वर्ष के अंदर, एक फसल वर्ष के अंदर आप कितनी बार, अधिकतम बार आप कृषि है उस कृषि भूमि का उपयोग करते हैं, वही क्या होता है, कृषि गहनता होती है। तो ये कृषि गहनता निकालने का सूत्र या फसल गहनता निकालने का सूत्र है। और यहाँ से दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सकल बोया गया क्षेत्र और निवल बोया गया क्षेत्र। तो निवल बोया गया क्षेत्र तो क्या होता है, जैसे कि ये 10 किलोमीटर आपके पास भूमि है, इस 10 किलोमीटर पर आप कृषि कर रहे हैं, इसका मतलब ये 10 किलोमीटर तो निवल बोया गया क्षेत्र हो गया। अब एक ही साल के अंदर आप इस पर कितनी बार कर रहे हैं, जैसे कि 2 बार करेंगे तो ये 20 किलोमीटर काउंट की जाएगी, किसमें, सकल में। तो
और आपके निवल में वही 10 रहेगी। 3 बार आप इसी के अंदर एक साल में कृषि कर रहे हैं तो सकल के अंदर 30 हो जाएगा, जबकि निवल के अंदर वही 10 रहना है। कहने का मतलब एक कृषि भूमि के अंदर आप कितनी बार फसल बोते हैं या फसल उत्पादन करते हैं वही है सकल घरेलू, यानी कि संपूर्ण जितनी भी बार आप बोते हैं उसका जोड़। ठीक है। और निवल बोया गया क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्र फल आप काम में ले रहे हैं वो निवल बोया गया क्षेत्र होता है। ठीक है। तो सूत्र देख लीजिए अब कृषि गहनता का। सकल बोया गया क्षेत्र यानी कि संपूर्ण जो बोया गया क्षेत्र जितनी बार आप बोते हैं उसको आप शामिल करेंगे, और जितना क्षेत्रफल आप काम में ले रहे हैं उसको नीचे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, आर्द्रता के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आर्द्रता के आधार पर आप मुख्य रूप से तो 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो सिंचित कृषि, दूसरी है वर्षा निर्भर। अब सिंचित को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। और वर्षा निर्भर को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं। तो सिंचित कृषि के 2 भाग कौन से हैं? सिंचित कृषि और आपके बारानी या फिर वर्षा निर्भर कृषि। तो सिंचित कृषि को एक तो रक्षित सिंचित है, एक तो रक्षित हो गई, और दूसरी कौन सी है? उत्पादन बढ़ाने के लिए आप उत्पादित सिंचाई आप जिसको बोलते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से आप बारानी को भी 2 भागों में, एक तो शुष्क और एक आर्द्र भूमि, यानी कि शुष्क जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और इससे अधिक हो रही है वहाँ पर कौन सी हो जाएगी? आर्द्र भूमि वाली कृषि। रक्षित कृषि कौन सी होगी? सिर्फ आप फसल को बचाकर रखने के लिए आप करते हैं सिंचाई, वो रक्षित हो जाती है। और आप उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से अगर सिंचाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है? उत्पादन कृषि। तो ये आर्द्रता वाला जो बड़ा क्वेश्चन है वो भी आपके लिए आ सकता है, इसलिए बड़े क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, दालें मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाती हैं? ये तो पता है कि दाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती हैं, लेकिन कैसे बढ़ाती हैं? यानी कि दाल है वो आपको पता है फलीदार फसल होती है, और फलीदार फसलों की एक विशेषता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा, यानी कि नाइट्रोजन के द्वारा ये मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरकता है, उनकी जड़ें हैं वो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाती हैं। इसलिए दालों की फसलें हैं वो उर्वरकता को बढ़ाने में काम आती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नरमा क्या है? तो नरमा क्या है आप सबको पता है कि लंबे रेशे वाली जो अमेरिकन कपास है उसको भारत के उत्तरी पश्चिमी जो भाग है अपने वाला, उसमें क्या कहा जाता है? नरमा। साथ में एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर दोनों प्रकार की कपास उत्पादित की जाती है, लंबे रेशे वाली अमेरिकन और छोटे रेशे वाली भारतीय जो कपास है, दोनों प्रकार की यहाँ पर उत्पादित की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जूट का उपयोग बताइए, यानी कि जूट का उपयोग आप किस में करते हैं? तो जूट का उपयोग मोटे वस्त्र बनाने, थैले बनाने, बोरे और कुछ सजावटी सामान हैं उनको बनाने में आप जूट का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वप्रथम चाय की खेती कब और कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो भारत की जो चाय है वो सर्वप्रथम असम के अंदर एक दामोदर नदी जहाँ पर बहती है उस घाटी के अंदर और 1840 के अंदर शुरू की गई थी। वैसे भी आपको पता है असम की चाय प्रसिद्ध है, तो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी ध्यान में रख लेना, और 1840 में चाय की खेती शुरू हुई थी। इसके साथ में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चाय है, चाय के अंदर चाय की पत्तियों के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यहाँ से चाय की पत्तियों के अंदर एक तो पाया जाता है कैफीन और टेनिन, 2 पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं किसके अंदर? कैफीन और टेनिन पाए जाते हैं चाय की पत्तियों के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, छोटा क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसके पश्चात कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए? तो छोटा 1.5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो पहला उपाय तो ये किया गया है कि व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्नों को उगाया जाने लगा। कृषि योग्य जो बंजर भूमि या प्रति भूमि पड़ी थी उस पर कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि वहाँ पर कृषि की जाने लगी। और कृषि गहनता भी मैंने समझाया था कि जैसे ये 10 किलोमीटर क्षेत्रफल है, इसी को आप एक साल के अंदर 3 बार फसल ऋतुओं के अंदर काम में ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो
उत्पादन है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के जुड़वां संकट किसे कहते हैं? ये समझने लायक क्वेश्चन है। वैसे याद तो आपको रह जाएगा सूखा और बाढ़। तो सूखा और बाढ़ दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं भाई? तो देखो, जैसे असम के अंदर अभी बहुत खतरनाक भयंकर बारिश हो रही है, यहाँ पर तो बाढ़ आ जाएगी। और दूसरी ओर अपना राजस्थान है, यहाँ पर बिल्कुल भी बरसात होगी नहीं, तो यहाँ पर सूखा। तो दोनों समस्याएं भारत के अंदर एक साथ हो जाती हैं कई बार, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय कृषि का जुड़वां संकट। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है कि मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों के मिश्रण का क्या कारण है? कीटनाशक रसायनों के अधिक उपयोग से। मृदा परिच्छेदिका आप समझते हैं, मृदा के अंदर ऐसे रेशे होते हैं ब्लैक ब्लैक, उनके अंदर जहरीले तत्व कैसे प्रवेश करते हैं? तो हम जब कृषि के अंदर कीटनाशकों का, रसायनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो ये प्रवेश से कर जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना है कि भारत में सिंचाई एवं कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों में उत्पन्न गंभीर समस्या कौन सी है? यानी कि सिंचाई करते हैं उससे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? तो इससे समस्या होती है भूमि निम्नीकरण की। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट छोटा बनता है कि भारत के अंदर प्रति हेक्टेयर जो आप उर्वरकों का उपयोग है, प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपयोग कौन से राज्य करते हैं? तो ये सर्वाधिक करने वाले हैं पंजाब और हरियाणा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से छोटे पूछे जा सकते हैं, जैसे कॉफ़ी में भारत का कौन सा स्थान है कॉफ़ी उत्पादन में, या फिर जैसे कि भारत का 7वां स्थान है कॉफ़ी उत्पादन में और पहले पर ब्राज़ील है। उसी तरीके से चावल से, गेहूँ से, चाय का, सबका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चाय में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, चावल में भी भारत का दूसरा स्थान है। तो इस प्रकार से ये सारे आपको याद रखने हैं। वैसे बड़ा क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको यहाँ से पूरी की पूरी कोशिश से की जाएगी कि सारे क्वेश्चन यहाँ से करवा दूँ। साथ में आपको यहाँ से जो शस्य प्रारूप की या कृषि गहनता की 3 फसल ऋतुएँ हैं, रबी, खरीफ, जायद, तीनों याद रखनी है। साथ में यहाँ से जो आर्द्रता वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया है वो भी बड़े के रूप में ध्यान में रखना है। 5 या 6 आपको चावल है, गेहूं है, कपास है, आपके जूट है, कॉफ़ी है, इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फसलों को, कुछ दालों को भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपको किस क्वेश्चन हैं वो महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखने हैं। तो आज की क्लास इतनी ही होगी आपकी। आगे कंटिन्यू क्लासें होती रहेंगी, कंटिन्यू बने रहें, आपके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। आप कंटिन्यू क्लासों को लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।